गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार के आगे का पढ़ेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में वर्ण विचार में से वर्ण क्या होते हैं बताया था, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होता है वो सब मैंने आपको बताया था। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन होता क्या है और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। जैसे हम लोग माँ बोलते हैं तो माँ में भी क्या आता है, एक तरीका माँ, आ का उच्चारण होता है कि नहीं, तो उसमें स्वर ऐड हुए कि नहीं। इसीलिए व्यंजन में क्या है, बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में आह की ध्वनि आती है। अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के लिए, जैसे माँ, आ का उच्चारण हुआ कि नहीं, इसीलिए व्यंजन बिना स्वर के उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे का बोलते हैं तो क्या सुनाई देता, आ का उच्चारण होता है ना, वैसे क प्लस आ हो गया। ख, आ का उच्चारण हुआ। ग, आ का उच्चारण हुआ। ठीक है। तो ये होती है व्यंजन की परिभाषा। अब इसके पॉइंट, जैसे आपको एग्जाम्पल में देखो तो आप किस टाइप से इसे पहचानेंगे। सबसे पहले, जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है। अब देखो क में क्या हो रहा है, अ का उच्चारण हो रहा है, मतलब स्वर का उच्चारण हो रहा है। तो उस जगह में क्या करते हैं, क के नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं। वो इसलिए खींचते हैं क्योंकि मतलब वो हम लोग आ के जगह में वो एक तिरछी रेखा का यूज़ कर लेते हैं। तिरछी रेखा या इस चिन्ह को क्या कहते हैं, हलंत या हल चिन्ह कहते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर में मैं लिखाई थी ना, हलंत और हल चिन्ह क्या कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के, जैसे अ के उच्चारण क्या है, बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। उस तिरछी रेखा के चिन्ह को ही हलंत या हल चिन्ह कहते हैं। ठीक है। अब इसका बी पॉइंट देखते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 35 होती है। कौन कौन सी होती है, चलो देखते हैं। क से लेकर पूरा ह तक है। जो क वर्ग होता है उसे, जो क वर्ग कौन कौन सा होता है, क, ख, ग, घ, अंगा। फिर चा वर्ग देखते हैं, च, छ, ज, झ, इया। फिर ट, ठ, ढ, ढ, अणा। ठीक है, ये कौन सा वर्ग हो गया, ट वर्ग। अब उसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग में क्या होगा, त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ में या, र, ल, व। उष्म में श, 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 ह। ये क्या हो गया, ये 33 व्यंजन है, बट इसको छोड़ के 3 व्यंजन और होते हैं, बट इनका भी अपना एक प्रोसेस होता है, वो जो मैं बता रही हूँ। अन्य वर्ग में क्या क्या आता है, ढ, ढ, अंगा। इसको क्या पढ़ते, ये कौन से व्यंजन होते हैं, ये होते हैं अनुस्वार व्यंजन। ये सब आपको याद रखना ज़रूरी है, आपको बहुत आगे तक काम आएगा। अब आता है जहाँ पर अम की बिंदु लगे, मतलब ये क्या लिखा है, अंगूर का लिखा है ना, आ, तो इसमें क्या, ये कौन सा हो जाएगा, ये होगा अनुनासिक। आहा, आहा के साइड में 2 क्या लगा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या क्या है, कितनी होती है, 35 होती है। और 35 में 33 तो एक कॉमन से वो होते हैं जो क से ह तक होते हैं। उसके बाद जो अन्य वर्ग होते हैं वो होते हैं ड, ढ, आ, अंगा, आहा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब आपको आता है इसके अंडर में, जो मैं बुक के थ्रू बताऊंगी, कि जो अन्य वर्ग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, अन्य वर्ग, इनके भी ना अपने कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अन्य व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन। अन्य व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन क्या है, हिंदी वर्णमाला में ड और ढ 2 और व्यंजन हैं, इन्हें अन्य व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। परंतु ये जो ढ और ढ व्यंजन शब्द है ना,
उसको कभी भी ना स्टार्टिंग में यूज़ नहीं किया जाता है। अगर कोई भी वर्ड्स बन रहा है तो उसके स्टार्टिंग में यूज़ नहीं किया जाता, वो हमेशा उसके बीच में या लास्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जैसे अभी एग्जाम्पल देखते हैं, हम क्या लिखा है यहाँ पे, कड़क, कड़क, ड आगे है क्या, नहीं है, तो ये क्या बीच में यूज़ हुआ, जड़, जड़, ड कहाँ यूज़ हुआ, लास्ट में, अंत में। वैसे ही ढकना, ढ कहाँ यूज़ हुआ, बीच में, पढ़, ढ़ के कहाँ यूज़ हुआ, लास्ट में। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो व्यंजन है ढा ढा, ये ऐसे व्यंजन है जो स्टार्टिंग में कभी यूज़ नहीं होते, बीच में या लास्ट में यूज़ होते। बट ढ ढ ड ढा में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इनके बोलने के प्रोसेस अलग होते हैं और इनके लिखने के भी प्रोसेस अलग होते हैं, जो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। जैसे देखो, यहाँ ढ वर्ण वाले शब्द हैं, ठीक है, और यहाँ ढा वर्ण वाले शब्द हैं, यहाँ ढ वर्ण वाले शब्द हैं, यहाँ ढा वर्ण वाले शब्द हैं। अब इसके हम लोग वर्ड्स देखते हैं। डगर, तो उच्चारण में क्या ड आ रहा है ना, और वहीं डग, डग में भी उच्चारण में क्या ढ आ रहा है, डर में भी ढ आ रहा है। बट बड़ा, ड़ा ड़ा का उच्चारण हो रहा है ना, ये एंड में भी है, देख लो आप लोग, एंड में भी है। उसके बाद लड़ना, लड़ना, ड़ा का आवाज़ आ रहा है, धड़, ड का आवाज़ आ रहा है। तो उच्चारण में देखिए अपने आप वर्ड्स के बोलने का तरीका चेंज हो जाती है। वैसे ठेला, ठे ठे, ठ का आवाज़ आ रहा है, ढाल, ढा का आवाज़ आ रहा है, ढोलक, ढोलक, ढो का आवाज़ आ रहा है, पढ़ना, ढ, बड़, ढ, बूढ़ा, ढ। देखिए इसके उच्चारण में ही, इसके प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तभी इसका मीनिंग हमको समझ आ जाता है कि ये दोनों अपने से अलग होते हैं। ठीक है, अब आता है इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा में नुक्ता युक्त क ख ग ज फ वर्ण भी प्रयोग किए जाते हैं। ये जो क ख ग ज फ वर्ण हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उर्दू और फारसी शब्द के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हिंदी के साथ साथ उर्दू और फारसी शब्द में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं, देखो ज़रा, अगर हम इसे मानते हैं तो अगर हमारे में देखेंगे तो ज़रा का मीनिंग हम क्या निकालेंगे, थोड़ा सा या तनिक के लिए हिंदी में। बट ये उर्दू और फारसी में क्या हो जाता है, बुढ़ापा। वैसी खाला, खाला का मतलब नीचा लिखा है, और ये क्या बोलते हैं, अगर इसको आप क्या बोलते हैं उर्दू भाषा में देखोगे तो खाला का मतलब क्या होता है, मौसी हो जाता है। कलम, कलम का मतलब होता है हम लोग में लेखनी, मतलब पेन टाइप का, और इसमें क्या होता है, कलम का मतलब कटा या तराशा हुआ। फन, सांप का फन, और फन का क्या है, कला या हुनर। वैसे ही गम का मतलब क्या होता है, दुख हो जाता है, और एक गम का मतलब होता है जाना। तो उर्दू फारसी जो ऐसे हैं, उर्दू और फारसी में भी हिंदी भाषा के मीनिंग अलग होते हैं, परंतु ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे क ख ग ज फ। ठीक है, अब आता है आजकल अंग्रेजी भाषा को प्रभाव में हिंदी में आगत ध्वनि भी प्रयोग की जाती है। इसे अर्धचंद्र कहते हैं। ये हमेशा आ और ओ के बीच की ध्वनि निकलती है मुंह से। मेन ये जो वर्ड्स रहता है ना आ, जब आप बोलते हो ना तो इसमें उच्चारण में ना आ या ओ की मतलब प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो बॉल, आ का उच्चारण मॉल, आ का उच्चारण ना कॉल, कॉफ़ी, तो इस सब में क्या हुआ, आ का उच्चारण हुआ। इसके और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, कॉफ़ी, सॉरी काफ़ी, काफ़ी का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, कंप्लीट, मतलब इतना काफ़ी हम लोग बोलते हैं ना वैसी। और कॉफ़ी का मतलब ओ आ जा रहा है ना यहाँ पे, कॉफ़ी का मतलब क्या होता है, एक पेय पदार्थ होता है ना। वैसी काल, काल, अ का उच्चारण हो रहा है, काल का मतलब क्या होता है, समय भी होता है और मृत्यु भी होता है। और कॉल का मतलब क्या हो जाता है, फ़ोन कॉल आ रहा है हम लोग बोलते हैं ना, यह बुलावा होता है उसका मतलब। वैसे ही माल, माल का मतलब क्या होता है, धन और संपत्ति भी होता है। और मॉल का मतलब होता है छत्ता, मॉल का मतलब एक शॉप भी हो सकता है, और ये इधर छत्ता भी पता है। तो ये आज आपके यहाँ पे क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, मैंने उसको समझाया। और कौन कौन से मतलब व्यंजन ऐसे होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, वो भी चीज़ बताया। अब हम करेंगे इसका बैक एक्सरसाइज। बैक एक्सरसाइज में इसका सेकंड है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान चिन्ह लगाएंगे।
ठीक है, तो इसका फर्स्ट देखते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक एक ही ध्वनि है, ये आप आगे में पढ़ोगे, बट मैं आपको बुक में दिखाती, ये देखो कहाँ है, सॉरी। अनुस्वार और अनुनासी अलग अलग ध्वनियाँ होती है, एक ध्वनि नहीं होती। इसमें जब बोलते हैं ना तो अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, एक ही ध्वनि होती है। तो बट ये क्या हो जाएगा, गलत। अब आता है स्वरों की संख्या 11 है। आप बताओ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 ही होती है ना, तो ये क्या हो गया, राइट। भिन्न भिन्न व्यंजनों के आपस में संयुक्त होना द्व्यतित्व कहलाता है। ये आपके क्वेश्चन आंसर पे भी है, मैंने लिखवाया है, ये गलत होगा। क्यों, एक जैसे दो व्यंजनों को आपस में संयुक्त करना ही द्व्यतिक कहलाता है। जैसे क प्लस क, तभी तो कक हुआ, तो वो क्या बना, चक्कर बना ना। तो जबकि इसमें भिन्न भिन्न बोला है तो ये गलत होगा। ठीक है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है, आप लोग बताओ, मैं पढ़ा चुकी हूँ। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है, नहीं, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, ये गलत होगा। दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ठीक है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अभी मैंने इसको परिभाषित किया था। व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, तो ये आपका क्या होगा, सही होगा। अब आपका आता है थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज क्या है, निम्नलिखित बॉक्स में से स्वर और व्यंजन अलग अलग छांटकर लिखिए। ठीक है, आपको इसमें से बताना स्वर कौन सा है और व्यंजन कौन सा है। ठीक है, आप देखते देखते मुझे बोलो। अ क्या होगा, अ स्वर होगा। ई क्या होगा, ई भी स्वर होगा। हा क्या होगा, हा क्या होगा बताओ, हा व्यंजन होगा। क क्या होगा, का भी व्यंजन होगा। ई क्या होगा, स्वर होगा। घ व्यंजन होगा। झ भी व्यंजन होगा। ड़ भी व्यंजन होगा। ऊ स्वर होगा। ऊ भी स्वर होगा। ठ व्यंजन, अण व्यंजन, थ व्यंजन, व व्यंजन, ओ स्वर होगा। री स्वर होगा। ए स्वर होगा और र व्यंजन होगा। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 3 तक कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं वर्ण विचार का थर्ड पोर्शन अयोग्य व पढ़ाऊँगी और बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूँगी। ओके, थैंक यू।